हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संस्कृत व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत देखेंगे वर्णमाला। तो आइए बात करते हैं इसी विषय पर। प्रत्येक भाषा की सूक्ष्मतम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों की संख्या प्रत्येक भाषा में निश्चित है। मानव ने जब इन ध्वनियों का प्रयोग अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए किया था, तब तो इन ध्वनियों के लिए उसने अलग अलग चिन्ह नहीं बनाए थे। ध्वनियों के चिन्हों का निर्माण सभ्यता के कई चरणों के उपरांत हुआ। आगे चलकर विकास के साथ ये चिन्ह अक्षर अथवा वर्ण कहलाए। वर्ण क्या है, इस विषय में भी हम प्रकाश डाल लेते हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाली मूल ध्वनि है वर्ण, जिसको पुनः विखंडित नहीं किया जा सकता। जैसे हम जब का उच्चारण करते हैं तब का में आ समाहित रहता है। इसी के साथ अब हम देखेंगे संस्कृत लिपि। इस विषय में भी प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। भाषा हमारे भावों की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं, उच्चारित एवं लिखित। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि यानी कि फोन होती है। उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग अलग चिन्ह बना लिए गए हैं, जिनको वर्ण कहते हैं। इस प्रकार किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसको पुनः विखंडित करना असंभव होता है, जैसे आ, ई, उ इत्यादि। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों का समूह वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। अब इसी के साथ देखेंगे संस्कृत की वर्णमाला। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार से हैं। देखिए यहाँ पर लगातार देख रहे हैं हम आ, ई, ऊण, ऋ, लक, ए, औंग, ए, और। यहाँ गलत थोड़ा प्रिंट हो गया है, औच होता है, हाय वाला लर्ण, ओमांगनम, झमाओ। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मिस प्रिंट है, यहाँ पर हम देख ही रहे हैं। कुछ जैसे यहाँ पर वहाँ आना चाहिए या वहाँ आना चाहिए। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं हम घड़ धस, जब गढ़ दश, खप छट तच, चटतप, कपय, सससव, हल। इस वर्णमाला में 9 वर्ण, स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। इनमें से प्रत्येक खंड के अंत में एक व्यंजन वर्ण और लगा हुआ है, जो कि स्वरहीन है। इसे हल कहते हैं, क्योंकि इस पर हम साफ साफ देख भी रहे हैं कि हल अंत लगा हुआ है। इसकी सहायता से संस्कृत अध्ययनकर्ता अन्य छोटी छोटी शब्दांश बना सकते हैं। इनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह सकते हैं। इन्हें प्रत्याहार कहा जाता है। अब इसी में हम देखेंगे विशेष। आ, ए, ओ को गुण कहते हैं। आ, आए, आओ को विदधि कहते हैं। अब वर्णों का ज्ञान करते हैं हम। वर्ण यानी वर्ग 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। यहाँ पर ये हिंदी में जैसा होता है वैसा ही है। यहाँ पर का वर्ग में का, खा, गा, घा, णा। चा वर्ग में चा, छा, झा, झा, वा। टा वर्ग टा, ठा, डा, डा, णा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, वा, भा, मा। इन सभी वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। या अलावा को अंतस्थ वर्ण तथा शा, शा, सा, हा को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के उच्चारण स्थान के विषय में अब हम देखेंगे। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है, अर्थात उस मुख में स्थान को छूती है। इन्हें वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं उच्चारण स्थान तथा वर्ण। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। दंत और ओष्ठ, कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ, ये हैं उच्चारण स्थान।
अब क्रमशः हम देखेंगे कंठ से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। अ का वर्ग हैं और विसर्ग, यानी कि अ को है विसर्जन या कंठा, ये सूत्र है इसके लिए। यानी कि आ का वर्ग में मतलब काकाड़ा, और विसर्ग ये कंठ से उच्चारित होते हैं। तालु, ई, चा वर्ग और या और शा, तो ये जो वर्ण हैं वह तालु से उच्चारित होते हैं। मूर्धा जो कठोर स्थान होता है तालु का, उससे रिर, टा वर्ग, रा और सा। दंत लिर, ता वर्ग, ला और सा उच्चारित होते हैं। ओष्ठ उ और पा वर्ग। नासिका नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं नम, यानी कि णा, वा, यहाँ जा गलत मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर होगा ओआ। इस जगह पर हम देख रहे हैं ओआ होगा, क्योंकि जो अंतिम वर्ण होता है वही होता है अंतिम वर्ण। यानी कि जो 5 वर्ग हैं उनके जो वर्ग के अंतिम वर्ण हैं वे नासिका से उच्चारित होते हैं। दंत और ओष्ठ से वा, कंठ और तालु से ए आए, कंठ और ओष्ठ से ओ औ उच्चारित होते हैं। अब हम इसी के साथ देखेंगे संस्कृत में वाक्यों की संरचना का विधान क्या है। संस्कृत भाषा में स्वरों को अच और व्यंजनों को हल कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अच प्लस अंत, अजंत, और जिनके अंत में व्यंजन होते हैं उन्हें हलंत, अजंत या स्वरांत। शब्दों में आ स्वर जिनके अंत में होता है उन्हें अकारांत, एवं जिनके अंत में आ होता है उन्हें आकारांत कहा जाता है। जैसे राम शब्द के अंत में आ स्वर होने से अकारांत कहा जाता है। इसी प्रकार इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत आदि शब्दों को पहचानना चाहिए। वाक्य संरचना के जो नियम हैं वे इस प्रकार से हैं। संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द बिना विभक्ति के प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य संरचना में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक आदि कर्तवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रामेण पुस्तकम पठयते। जब किसी को पुकारा जाता है उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम। अथ आगच्छ उच्चारण के हेतु प्रयत्न या चेष्टा देखेंगे। उच्चारण हेतु प्रयत्न या चेष्टा के बारे में। वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, इस चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। ये प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाहरी प्रयत्न। आभ्यंतर से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्ण की ध्वनि निकालने से पहले मुख के अंदर होती है। बाहरी प्रयत्न मुख से वर्ण के निकालते समय होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विव्रत, ईसत विव्रत एवं संप्रत। अब हम इसके विषय में डिटेल में देख लेते हैं। स्पष्ट, इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है। इसमें का से मा तक के वर्ण आते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। ईसत स्पष्ट, इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। इस कोटि में ईयर अलावा आते हैं। प्रश्न आ जाता है ईसत स्पष्ट वर्ण कौन से हैं, तो ये हैं ईयर अलावा, विव्रत। ये स्वरों का प्रयत्न है, इनके उच्चारण में मुख खोलना पड़ता है। ईसत विव्रत, इनमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। इसमें शा, सा, सा, हा आते हैं। संप्रत, इसका अर्थ है कि जब वायु का मार्ग बंद रहे। यह केवल ह्रस्व आ के प्रयोग में होता है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ह्रस्व स्वर हैं, इनका उच्चारण एक मात्रा का माना जाता है। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, और ये जो हैं दीर्घ स्वर हैं, इनका उच्चारण 2 मात्रा का माना जाता है। प्लुत,
इनमें 2 मात्राओं से अधिक का उच्चारण होता है, यानी कि हमने देख लिया हिरस्व और दीर्घ। हिरस्व में 1 मात्रा का और दीर्घ में 2 मात्रा का, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ 2 से अधिक मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अतः इनके लिखने में 3 अंक सामने लिख देते हैं, जैसे ओम, तो यहाँ ओ ऊ नहीं है, ओम, यानी कि थोड़ी देर तक इसकी ध्वनि निकल रही है, यानी कि 2 मात्राओं से अधिक का समय लिया जा रहा है। ना तो ये ऊ है और ना ही इसे 3 बोलेंगे, इसे सिर्फ मात्रा का समय अधिक बढ़ाने की वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है। संयुक्त अक्षर 3 होते हैं, श व्यंजन का और श का संयुक्त रूप है। ये संयुक्त व्यंजन केवल तत्सम शब्दों में ही आता है। क्षत्रिय क्षण कक्ष, छ के उच्चारण में वर्तमान समय में व्यापक त्रुटियां होने लगी हैं। लोग छ के स्थान पर छा छत यानी छाता वाला जो उच्चारित किया जाता है उच्चारण करने लगे हैं। उच्चारण दोष के कारण वर्तनी में भी गलती होने लगी है। छात्राध्यापक को श के उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है और तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। ज्ञा के उच्चारण में व्यापक परिवर्तन आया है। ज्ञा के मूल एवं शुद्ध उच्चारण में जो ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं वे इस प्रकार से हैं। जा वा प्लस आ, ज्ञा। इस दूसरे शब्द हैं अनभिज्ञ, ज्ञाता, ज्ञा तथा विज्ञान आदि। दक्षिण भारत में ज्ञा का मूल उच्चारण वहाँ अब भी विद्यमान है। इसी प्रकार ता प्लस सा, यहाँ हलंत है, बहुत कम मात्रा में ही बोलना है। आ यानी कि त्रा, इसका भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे संस्कृत ध्वनियाँ। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में वर्णों का उच्चारण उनके नामों के अनुरूप है। का उच्चारण का ही है। CAT कैट में सी के उच्चारण की भांति भिन्न नहीं है। यही इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। संस्कृत ध्वनियों में अरबी, फारसी, अंग्रेजी अथवा अन्य यूरोपीय भाषाओं की वर्णमाला जैसी अक्रमबद्धता भी नहीं है। कंठवर्णों के पश्चात ओष्ठवर्ण नहीं आते हैं। संस्कृत वर्णों का क्रम वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं और उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। का खा गणा हा विसर्ग, ये कंठ से उच्चारित होते हैं। ये अभी शॉर्ट में इससे पहले बताया ही गया है। तालु अ ई चा, छा जा झा वा या शा, तालु से उच्चारित होते हैं। ऋ टाठा डाढ़ा ना, रा शा मूर्धा से उच्चारित होते हैं। लिर ताथा दादा ना, ला सा दंत से उच्चारित होते हैं। उ वा फा वा वा मा ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ए आय कंठ और तालु से। ओ आओ कंठोष्ठ व दंतोष्ठ और अनासिका से यानी कि नासिका से 5 वर्ण हैं। वांगनम पूरे वर्ण हैं। ये जो है वर्गों के अंतिम वर्ण हैं, ये नासिका से उच्चारित होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।